Hello friends, now we will be studying Class 8 NCERT Geography Chapter number 3 Mineral and Power Resources. Rocks on this earth have several materials called minerals consisting them. तो जो हमारी पृथ्वी के ऊपर अलग अलग चट्टानें हैं, रॉक्स हैं, उनके अंदर अलग अलग मिनरल्स होते हैं, अलग अलग मटेरियल होते हैं जिनको मिनरल्स कहा जाता है. दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ्स रॉकी क्रस्ट. ये जो मिनरल्स हैं ये पूरी अर्थ की रॉकी क्रस्ट में अलग अलग जगह फैले हुए हैं. A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral. तो मिनरल की डेफिनेशन क्या हुई? मिनरल इज अ नेचुरली occurring substance that has a definite chemical composition. Minerals are not evenly distributed over space. तो मिनरल्स जो हैं वो evenly distributed नहीं हैं. They are concentrated in a particular area or rock formation. तो मिनरल्स जो हैं वो कुछ पर्टिकुलर एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं या किसी स्पेसिफिक रॉक फॉर्मेशंस में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं. सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज विच आर नॉट इजीली एक्सेसिबल सच एज आर्कटिक ओशन बेड इन एंटार्क्टिका. तो कुछ मिनरल्स जो हैं वो बहुत ही दुर्लभ स्थानों पर होते हैं जैसे कि आर्कटिक ओशन बेड और एंटार्क्टिका. मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स अंडर वेरिंग कंडीशंस. तो अभी मिनरल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? मिनरल्स जो हैं अलग अलग प्रकार के जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं और बनते हैं, और इनके जो कंडीशन होती है जिसके थ्रू ये फॉर्मेशन होता है वो अलग अलग होती हैं. दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस. तो मिनरल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो नेचुरल प्रोसेसेस से होता है और इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है. They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness, and chemical properties such as solubility. तो मिनरल्स की पहचान कैसे होती है? उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से. फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कलर, डेंसिटी और हार्डनेस, और केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे solubility. There are over 3000 different minerals. On the basis of composition, minerals are classified mainly as metallic and non-metallic minerals. तो पूरी अर्थ पृथ्वी के ऊपर 3000 से ज़्यादा अलग अलग मिनरल्स होते हैं, और उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पर उनको मेटालिक या नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या में क्लासीफाई किया जाता है. अब मिनरल्स जो हैं वो मेटालिक या नॉन मेटालिक हो गए. मेटालिक मिनरल्स फिर दो टाइप के होते हैं, एक होता है फेरस और एक होता है नॉन फेरस. रॉक. A rock is an aggregate of one or more minerals but without definite composition of constituent of mineral. तो रॉक जो है, कोई भी रॉक एक या एक से ज़्यादा मिनरल से से बनी हो सकती है, और जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल्स हैं उनकी कोई डेफिनेट कॉम्पोजिशन नहीं होती है. रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर्स. तो ओर क्या होती हैं? ऐसी रॉक्स जिनसे मिनरल को माइन किया जाता है. Although more than 2,800 types of minerals have been identified, only about 100 are considered ore minerals. तो हालांकि 2,800 से ज़्यादा प्रकार के मिनरल्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है, पर सिर्फ 100 ही हैं जिनको ओर मिनरल्स कहा जाता है. मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म. तो मेटालिक मिनरल जो होते हैं उसमें मेटल रॉ फॉर्म में मिलता है. Metals are hard substances that conduct heat and electricity and have a characteristic luster or shine. तो अब मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स ऐसे हार्ड सब्सटेंस होते हैं जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और इनमें लस्टर या शाइन होता है. आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज और आर सम एग्जांपल्स. तो मेटल और के कुछ एग्जांपल है आयरन और, बॉक्साइट और मैंगनीज और. मेटालिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस. मेटालिक मिनरल्स जो हैं वो या तो फेरस हो सकते हैं या नॉन फेरस हो सकते हैं. फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और, मैंगनीज एंड क्रोमाइड्स कंटेन आयरन. तो फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिनमें आयरन होता है, कम मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में, लेकिन उनमें आयरन होता है, जैसे आयरन और, मैंगनीज या क्रोमाइड्स. नॉन फेरस मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड. तो जो नॉन फेरस मिनरल होते हैं, मेटालिक मिनरल जो नॉन फेरस होते हैं उनमें आयरन नहीं होता, लेकिन दूसरे मेटल हो सकते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड. नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स. नॉन मेटालिक मिनरल जो होते हैं उनमें मेटल नहीं होता है. लाइमस्टोन, माइका एंड जिप्सम आर एग्जांपल्स ऑफ सच मिनरल्स.
तो नॉन मेटालिक मिनरल्स के एग्जांपल है लाइमस्टोन, माइका और जिप्सम। द मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो मिनरल फ्यूल जो होते हैं जैसे कि कोल और पेट्रोलियम, ये भी नॉन मेटालिक मिनरल्स के एग्जांपल है। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। तो मिनरल्स जो हैं उनको या तो माइनिंग से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या तो ड्रिलिंग से कर सकते हैं, या तो क्वेरिंग से कर सकते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग। अब माइनिंग में भी दो प्रकार की माइनिंग होती है, एक ओपन कास्ट माइनिंग और एक शाफ्ट माइनिंग। यहाँ पे हम देख रहे हैं इस फिगर में ऑफ शोर ड्रिलिंग ऑफ ऑयल। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। तो माइनिंग क्या होती है? माइनिंग वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम ऐसे मिनरल्स को निकालते हैं जो कि रॉक्स में बरीड होते हैं अर्थ सरफेस के नीचे। Minerals that lie at shallow depths are taken out by removing the surface layer. This is known as open cast mining. तो ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है कि जो मिनरल्स शैलो डेप्थ पे, कम गहराई पे हैं, उनको सरफेस लेयर से निकाल लिया जाता है बाय ओपन कास्ट माइनिंग। अब शाफ्ट माइनिंग क्या होती है? डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट्स हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट्स दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ्स। दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। तो जो मिनरल्स थोड़ी गहराई में होते हैं उनके लिए गहरे गड्ढे बनाने पड़ते हैं, इनको शाफ्ट कहा जाता है, ताकि उन मिनरल तक पहुंचा जा सके जो कि गहराई में है। इसको शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। तो माइनिंग में ओपन कास्ट माइनिंग हम करते हैं उन मिनरल्स के लिए जो कि शैलो डेप्थ पे होते हैं, और शाफ्ट माइनिंग करते हैं उनके लिए जो कि डीप डेप्थ में होते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस। तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो हैं वो अर्थ सरफेस से बहुत अंदर मिलते हैं। डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक दम आउट। दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग क्या होती है? ऐसे मिनरल्स जैसे कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो कि अर्थ सरफेस से बहुत ज़्यादा गहराई में नीचे पाए जाते हैं, इनके लिए डीप वेल बनाए जाते हैं जिससे कि उनको एक्सट्रैक्ट किया जा सके। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग। तो ऐसे मिनरल जो कि अर्थ सरफेस के बहुत पास है उनको क्वेरिंग से निकाला जाता है। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो मिनरल जो हैं वो अलग अलग प्रकार की रॉक्स में मिलते हैं। सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक्स, सम इन मेटामॉर्फिक रॉक्स, वाइल अदर्स अकर इन सेडिमेंट्री रॉक्स। तो हमने पहले रॉक्स के टाइप देखे, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। तो कुछ मिनरल्स जो हैं वो इग्नियस रॉक्स में मिलते हैं, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं और कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। जनरली मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशंस दैट फॉर्म लार्ज प्लेटूज। तो मेटालिक मिनरल्स जो हैं वो जनरली इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं जो कि लार्ज प्लेटूज में होते हैं। आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट्स इन ओंटारियो, कनाडा, आयरन, निकल, क्रोमाइट्स एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका आर एग्जांपल्स ऑफ मिनरल्स फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाने वाले कुछ मिनरल्स के एग्जांपल हैं आयरन ओर इन स्वीडन, copper and nickel deposits in Ontario, Canada, iron, nickel and chromites and platinum in South Africa. Sedimentary rock formations of plains and young-fold mountains contain non-metallic minerals like limestones. तो जो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन हैं कुछ प्लेन और यंग-फोल्ड माउंटेन्स में, उनमें नॉन मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं जैसे लाइमस्टोन। Limestone deposits of Caucasus region of France, manganese deposits of Georgia and Ukraine, and phosphate beds of Algeria are some example. तो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन के कुछ एग्जांपल हैं जैसे लाइमस्टोन डिपॉजिट्स ऑफ कॉकेसस रीजन ऑफ फ्रांस, मैंगनीज डिपॉजिट्स ऑफ जॉर्जिया एंड यूक्रेन और फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया। मिनरल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्रेटा। तो कोल और पेट्रोलियम जैसे कुछ मिनरल फ्यूल्स भी हैं जो कि सेडिमेंट्री स्ट्रेटा में मिलते हैं। अब हम इस वर्ल्ड मैप में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन, कॉपर एंड बॉक्साइट देख रहे हैं। चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन। तो चाइना और भारत में जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आयरन ओर के डिपॉजिट्स मिलते हैं, और अकेला चाइना और इंडिया जो है वो पूरी दुनिया
के अंदर जितना टिन मिलता है उसका आधे से भी ज़्यादा बनाता है। चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स। तो चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टिन बनाते हैं। चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लेड, एंटीमनी एंड टंगस्टन। तो चाइना जो है उसमें लेड, एंटीमनी और टंगस्टन भी भारी मात्रा में बनाया जाता है। एशिया ऑल्सो हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। तो एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक और कॉपर के भी काफ़ी डिपॉजिट्स मिलते हैं। अब हम यूरोप में देखते हैं। यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। तो यूरोप जो है वो आयरन ओर का लीडिंग प्रोड्यूसर है। द कंट्रीज विथ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर आर रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। तो ऐसे देश जहाँ पे आयरन ओर की भारी मात्रा मिलती है उसमें आते हैं रशिया, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस। मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। तो कुछ मिनरल जैसे कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज और निकल जो हैं ये ईस्टर्न यूरोप में मिलते हैं और यूरोपियन रशिया में मिलते हैं। नॉर्थ अमेरिका। द मिनरल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 zones: द कैनेडियन रीजन ऑफ नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, द एपलेचियन रीजन एंड माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट। तो मिनरल डिपॉजिट जो कि नॉर्थ अमेरिका में आते हैं वो 3 जगहों पे ख़ास तौर पे मिनरल डिपॉजिट मिलते हैं। पहला आता है कैनेडियन रीजन, ग्रेट लेक्स से नॉर्दर्न पार्ट में, और दूसरा आता है एपलेचियन रीजन, और तीसरा आता है माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट। अब इसमें आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन द कैनेडियन शील्ड रीजन, कोल इन द एपलेचियन रीजन। तो इन रीजन्स में से आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर जो हैं ये कनाडा के शील्ड रीजन में माइन होते हैं, और कोल जो है वो एपलेचियन रीजन में माइन होता है। वेस्टर्न कॉर्डिलेराज हैव वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। तो तीसरा जो रीजन है वेस्टर्न कॉर्डिलेराज, इसमें भारी मात्रा में कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर मिलता है। अब हम देखेंगे साउथ अमेरिका। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। तो ब्राज़ील जो है वो हाई ग्रेड आयरन ओर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में। चिले एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर। चिले और पेरू जो हैं वो कॉपर के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। ब्राज़ील एंड बोलीविया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टिन। तो ब्राज़ील और बोलीविया जो हैं वो टिन का भारी मात्रा में प्रोडक्शन करते हैं। साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज़ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, प्लैटिनम, एस्बेस्टॉस एंड डायमंड। तो साउथ अमेरिका में इन सब चीज़ों का भी बहुत भारी मात्रा में भंडार है। मिनरल ऑयल इज़ फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिले, पेरू एंड कोलंबिया। तो मिनरल ऑयल जो है वो वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिले, पेरू और कोलंबिया में मिलता है। अफ्रीका। अफ्रीका इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। अफ्रीका भी मिनरल रिसोर्सेज में काफ़ी रिच है। इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो अफ्रीका जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में डायमंड्स, गोल्ड और प्लैटिनम का प्रोडक्शन करता है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरे प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड गोल्ड। तो अफ्रीका में भी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे जो हैं वो पूरी दुनिया में गोल्ड का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। द अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका आर कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। तो अफ्रीका में पाए जाने वाले कुछ अलग मिनरल्स हैं कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट। ऑयल इज़ फाउंड इन नाइजीरिया, लिबिया एंड अंगोला। तो ऑयल जो है वो नाइजीरिया में मिलता है, लिबिया में मिलता है और अंगोला में मिलता है। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का प्रोडक्शन करता है। इट इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन एंड निकल। इट इज़ ऑल्सो रिच इन कॉपर, लेड, जिंक एंड मैंगनीज। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन और निकल को भारी मात्रा में बनाता है, और इसी के साथ
यहाँ पर कॉपर, लेड, जिंक और मैंगनीज की भी भारी मात्रा मिलती है। कलगोली एंड कूलगार्डी एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। तो कालगुल्ली और कूलगार्डी नाम के जो इलाके हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, इनमें सोना भारी मात्रा में पाया जाता है। अब हम देखते हैं अंटार्कटिका। द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज सफिशिएंटली वेल नोन टू प्रेडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ वैरायटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स, सम प्रोबेबली लार्ज। तो अंटार्कटिका की जो जियोलॉजी है वो अभी तक काफ़ी देखी गई है, और माना जाता है कि यहाँ पे भारी मात्रा में कुछ मिनरल डिपॉजिट्स हैं। Significant size of deposits of coal in Transantarctic Mountains and iron near the Prince Charles Mountains of East Antarctica is forecasted. तो ट्रांस माउंटेन्स के पास जो हैं भारी मात्रा में कोल फोरकास्ट किया गया है, और प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ ईस्ट एंटार्क्टिका के पास भारी मात्रा में आयरन फोरकास्ट किया गया है। आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटीज। एंटार्क्टिका में आयरन और गोल्ड, सिल्वर और ऑयल भी भारी मात्रा में हैं, इनका कमर्शियल इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यूजेस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज। तो अब जो भी हमने इतने मिनरल्स की बात की, ये सब अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो सकते हैं। मिनरल्स विच आर यूज फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड। तो ऐसे मिनरल जो कि जेम बनाने के काम आते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं। दीज आर देन सेट इन वेरियस टाइल्स फॉर ज्वेलरी। तो ये जो जेम बनाने वाले मिनरल हैं इनको अलग अलग ज्वेलरी के हिसाब से बनाया जाता है। कॉपर इज़ अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स। तो कॉपर जो है वो बहुत सारी जगह काम आता है, और इसके कुछ एग्जांपल है कॉइन्स और पाइप्स। सिलिकॉन यूज्ड इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वार्ट्ज। तो कंप्यूटर इंडस्ट्री में इस्तेमाल करा जाने वाला सिलिकॉन जो है वो क्वार्ट्ज से लिया जाता है। एल्यूमिनियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स और बॉक्साइट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन्स, बॉटलिंग इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड इवन इन किचन कुकवेयर। तो एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट से निकाला जाता है, और ये ऑटोमोबाइल्स और एयरप्लेन्स में काम आता है। इसके अलावा बॉटलिंग इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स और यहाँ तक कि किचन कुकवेयर में भी काम में लाया जाता है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। Minerals are non-renewable resource. It takes thousands of years for the formation and concentration of minerals. तो minerals जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, और इनके फॉर्मेशन और कॉन्सेंट्रेशन में हज़ारों साल लग जाते हैं। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ मच स्मॉलर देन द रेट एट विच ह्यूमंस कंज्यूम दीज मिनरल्स। तो जिस जिस रेट से ये मिनरल्स बनते हैं उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से ह्यूमंस इसे कंज्यूम कर रहे हैं। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन प्रोसेस ऑफ माइनिंग। और माइनिंग में भी काफ़ी मिनरल्स का वेस्ट होता है, तो इसलिए इसके वेस्टेज को रोकना चाहिए। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज़ अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व। तो रिसाइकलिंग एक दूसरा तरीका है जिससे मिनरल रिसोर्सेज हैं इनका कंजर्वेशन हो सकता है। तो ये इस फिगर में आप देख रहे हैं मिनरल जो हैं इनको रीयूज़ करना चाहिए, इनका वेस्ट रिड्यूस करना चाहिए और मिनरल्स को रिसाइकल करना चाहिए। एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते हमको ये चीज़ को फॉलो करना चाहिए। अब हम देखेंगे पावर रिसोर्स। पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। तो पावर या एनर्जी जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम भूमिका निभाता है। हमको पावर अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के लिए चाहिए, और डिफेंस के लिए चाहिए। Power resources may be broadly categorized as conventional and non-conventional resources. तो पावर रिसोर्सेज हैं जो हैं उनको दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जा सकता है। एक है कन्वेंशनल, दूसरा है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऐसे सोर्सेज हैं एनर्जी के जिनको कि बहुत ही पुराने समय से इस्तेमाल में लाया जा रहा है। फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स आर टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। तो दो मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस हैं, फायरवुड और फॉसिल फ्यूल्स। फायरवुड, इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। फायरवुड को
पकाने के लिए और गर्मी के लिए भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर्स कम्स फ्रॉम फायरवुड। हमारे देश में जो एनर्जी यूज़ होती है उसमें जो विलेजेस में, गाँव में जो एनर्जी यूज़ होती है उसमें 50% से ज़्यादा फायरवुड से आता है। Remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years got converted by heat and pressure into fossil fuels। तो फॉसिल फ्यूल्स कहाँ से आते हैं? फॉसिल फ्यूल्स हम ज़मीन के नीचे से निकालते हैं। अब ये बने कैसे? तो प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स जो हैं, जो धरती के नीचे दब गए हैं कई मिलियन सालों से, ये हीट और प्रेशर के कारण फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर मेन सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। तो फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो कन्वेंशनल एनर्जी के मेन सोर्सेज हैं। द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड। तो फॉसिल फ्यूल के जो रिजर्व्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड है। द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ कंज्यूमिंग दैम इज़ फार ग्रेटर दैन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन। तो जिस हिसाब से फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन हमारी दुनिया में हो रहा है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इसके कारण फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन और बढ़ते जा रहा है, ये उनके फॉर्मेशन के रेट से कहीं ज़्यादा है। तो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून। तो इसलिए जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये बहुत ही जल्दी एग्जॉस्ट होने वाले हैं। कोल, दिस इज़ द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल। तो कोल जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला फॉसिल फ्यूल है। इट इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल इन इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, स्टीम इंजन्स एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो कोल जो है वो डोमेस्टिक फ्यूल की तरह भी यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज, स्टीम इंजन्स में यूज़ होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज़ होता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज़ कॉल्ड थर्मल पावर। तो कोल से बनाए जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी को थर्मल पावर कहा जाता है। द कोल which we are using today was formed millions of years ago when giant ferns and swamps got buried under the layers of earth। तो जो कोयला हम आज इस्तेमाल करते हैं वो कई मिलियन साल पहले जो जायंट फर्न्स थे वो जो धरती के अंदर दब गए थे, वो अभी जाके कोल में कन्वर्ट हो गए और इनको हम इस्तेमाल करते हैं। कोल इज देयरफॉर रेफर्ड टू एज बरीड सनशाइन। तो कोल को बरीड सनशाइन भी कहा जाता है। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। तो कोल के कुछ लीडिंग प्रोड्यूसर्स जो हैं वो है चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस। कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया, रानीगंज, झारिया, धनबाद, बोकारो एंड झारखंड। तो भारत में जो कोल जहाँ पाया जाता है उनमें से कुछ इलाके हैं रानीगंज, झारिया, धनबाद और बोकारो, ये सब झारखंड में है। ये एक थर्मल पावर स्टेशन का फिगर है। पेट्रोलियम, the petrol that keeps your car running as well as the oil that keeps your cycle from squeaking both began as thick black liquid called petroleum। तो जो पेट्रोल हम अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, कार्स में, स्कूटर्स में इस्तेमाल करते हैं, और जो ऑयल जो हम साइकिल में डालते हैं जिससे हम चेन को लुब्रिकेट करते हैं, ये सब पेट्रोलियम से ही बनता है। It is found between the layers of rocks and is drilled from oil fields located in offshore and coastal areas। तो पेट्रोलियम जो है ये रॉक्स की लेयर के बीच में मिलता है और इसको ड्रिल किया जाता है ऑयल फील्ड से कुछ ऑफशोर और कोस्टल एरियाज में। दिस इज देन सेंड टू रिफाइनरीज विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स एंड लुब्रिकेंट्स। तो ये जो पेट्रोलियम हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये क्रूड ऑयल के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट होता है और फिर इसको रिफ़ाइन किया जाता है रिफाइनरीज़ में, और इसको रिफ़ाइन करने के बाद इससे मिलता है डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक और अलग अलग लुब्रिकेंट। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड एज दे आर वेरी वैल्यूएबल। तो पेट्रोलियम और इससे पाए जाने वाले अलग अलग जो डेरिवेटिव्स हैं उनको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है क्योंकि इनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर। तो पूरी दुनिया में पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा मात्रा में
जो कंट्रीज प्रोड्यूस करती हैं उनमें आती हैं ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और कतर। द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। दूसरे मेजर प्रोड्यूसर्स पेट्रोलियम के हैं यूएसए, रशिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन इंडिया आर दिग्बोई इन असम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। तो भारत में पेट्रोलियम जो पाया जाता है वो दिग्बोई जगह में मिलता है जो आसाम में है, मुंबई, बॉम्बे हाई इन मुंबई और कृष्णा और गोदावरी रिवर्स के डेल्टाज में। नेचुरल गैस Natural gas is found with petroleum deposits and is released when crude oil is brought to the surface. तो नेचुरल गैस जो है वो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ पाई जाती है और रिलीज होती है जब क्रूड ऑयल सरफेस पे लाया जाता है। इट कैन बी यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। तो नेचुरल गैस को डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। रशिया, नॉर्वे, यूके एंड नेदरलैंड्स आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस। तो ये सब देश जो हैं ये नेचुरल गैस के मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। इन इंडिया, जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफशोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्स। भारत में जो है नेचुरल गैस पाई जाती है जैसलमेर में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में, त्रिपुरा में और मुंबई के कुछ ऑफशोर एरियाज में। वेरी फ्यू कंट्रीज इन वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ देयर ओन। तो पूरी दुनिया में बहुत ही कम ऐसे देश हैं जिनके पास खुद का नेचुरल गैस रिजर्व है। द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ लेड टू देयर डिप्लीजन एट अलार्मिंग रेट। तो चूँकि इंसानों ने फॉसिल फ्यूल्स को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से कंज्यूम किया है, इसके कारण फॉसिल फ्यूल्स का लेवल बहुत कम हो गया है। द टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स रिलीज फ्रॉम बर्निंग दीज फ्यूल्स आर ऑल्सो कॉज ऑफ कंसर्न। तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग के कारण टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, ये भी एक चिंता का कारण है। अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज लाइक एन अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप विच विल इवेंचुअली रन ड्राई। तो फॉसिल फ्यूल्स की अनचेक्ड बर्निंग जो है वो एक ड्रिपिंग टैप की तरह है जिसके कारण पानी ख़त्म हो जाता है। उसी तरह फॉसिल फ्यूल की अनचेक्ड बर्निंग के कारण फॉसिल फ्यूल्स भी ख़त्म हो सकते हैं। दिस हैज़ लेड टू द टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर क्लीनर ऑल्टरनेटिव्स टू फॉसिल फ्यूल्स। तो चूँकि फॉसिल फ्यूल जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, इसी के कारण कई नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आजकल इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं जो कि फॉसिल फ्यूल से ज़्यादा क्लीनर ऑल्टरनेटिव्स है। Compressed natural gas is a popular eco-friendly automobile fuel as it causes less pollution than petroleum and diesel। तो सीएनजी या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो पेट्रोल और डीजल से ज़्यादा पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल है और क्योंकि ये कम पॉल्यूशन करता है और सस्ता भी पड़ता है इसलिए लोगों को इसे अपनाना चाहिए। हाइडल पावर Rainwater or river water stored in dams is made to fall from heights. The falling water flows through pipes inside the dam over turbine blades placed at bottom of the dam। तो हाइडल पावर यानी डैम से जनरेट होने वाला इलेक्ट्रिसिटी, इसमें रेन वाटर या रिवर वाटर को डैम में स्टोर किया जाता है और ये जो स्टोर्ड वाटर है इसको बहुत ही ज़्यादा हाइट से नीचे की तरफ पाइप्स में फेंका जाता है। द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पाइप्स जो हैं ये एक डायनामो से जुड़े होते हैं जिसकी ब्लेड्स जब घूमती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इस चीज़ को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन। तो ऐसा पानी जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आता है, इसके बाद इसको इरिगेशन में यूज़ किया जाता है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। तो दुनिया में पैदा की जाने वाली 1/4 इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हाइडल पावर से प्रोड्यूस होती है। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा हाइडल पावर प्रोड्यूस करने वाले देश हैं पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चाइना। सम इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशंस इन इंडिया आर भाखरा नंगल, गांधी सागर, अर्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स।
तो भारत में पाए जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन जो हैं उसमें आता है भाखरा नंगल, गांधी सागर डैम, नागार्जुना सागर डैम और दामोदर वैली प्रोजेक्ट। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं एक नदी के ऊपर ये डैम बनाया गया है और यहाँ पे वाटर रिजर्वायर बन गया है। वाटर रिजर्वायर में ऊंची हाइट से पानी जो है नीचे की तरफ जाता है और ये इस टरबाइन से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही पानी ऊंची हाइट से नीचे आता है ये टरबाइन की ब्लेड्स घूमती हैं और ब्लेड्स घूमने के कारण ये जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जिसको आगे ट्रांसमिट कर दिया जाता है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कंपैरिजन चार्ट कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का। सबसे पहले हमने देखा फायरवुड। फायरवुड के एडवांटेज है इट इज़ इजी टू एक्सेस, प्रोवाइड्स एनर्जी टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। डिसएडवांटेज है कलेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग, इट इज़ पॉल्यूटिंग, प्रमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिफॉरेस्टेशन। इसके बाद कोल जो है, कोल इज़ एक्सटेंसिवली अवेलेबल, एफिशिएंट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी। और इसके डिसएडवांटेज है इट इज़ पॉल्यूटिंग सोर्स, बल्कि टू ट्रांसपोर्ट। इसके बाद हमने देखा था ऑयल और नेचुरल गैस। ऑयल का एडवांटेज है इट इज़ ईजियर टू ट्रांसपोर्ट और इट इज़ द बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। और नेचुरल गैस का एडवांटेज है इट इज़ ईजियर टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइपलाइंस, क्लीनर देन ऑयल एंड कोल, चीपर देन ऑयल। और दोनों के डिसएडवांटेज हैं डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज, pollutants release cause acid rain, exploration of new fuel is not easy। इसके बाद हमने देखा हाइडल पावर। हाइडल पावर इज़ नॉन पॉल्यूटिंग, इट प्रमोट्स इरिगेशन एंड फिशिंग, इट इज़ चीप। और इसके डिसएडवांटेज हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, इन्यूडेट्स लो लाइंग रीजन्स, एक्सपेंसिव टू सेटअप। अब हम देखेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज लीडिंग टू इट शॉर्टेज। तो फॉसिल फ्यूल्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने के कारण इसकी शॉर्टेज हो गई है और ये काफ़ी महंगे हो गए हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इफ़ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन कंटिन्यूज द रिजर्व्स ऑफ दीज फ्यूल विल गेट एग्जॉस्टेड। तो ऐसा माना गया है कि यदि इसी तरह से फॉसिल फ्यूल कंज्यूम किए जाते हैं तो जल्दी ये ख़त्म हो जाएंगे। मोरओवर देयर यूज़ ऑल्सो कॉजेस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करने से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी होता है। देयरफॉर देयर इज़ नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी विच आर रिन्यूएबल। तो इसीलिए जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज यूज़ करने की ज़रूरत है जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी और ये रिन्यूएबल भी है। हम इस फिगर को लास्ट में देखेंगे। पहले हम देखते हैं सोलर एनर्जी। सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ड बाय अस एवरी डे। सूरज की जो गर्मी है और लाइट एनर्जी है वो हम रोज़ महसूस कर सकते हैं। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम सन कैन बी यूज इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो सोलर एनर्जी जो कि सोलर सेल्स इनको ट्रैप कर सकते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। मैनी ऑफ दीज सेल्स आर जॉइंड टुगेदर इन सोलर पैनल्स टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पस। तो ऐसे कई सोलर पैनल्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है जिससे कि हम हीटिंग और लाइटिंग पर्पस के लिए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज दैट आर ब्लेस्ड विथ abundant सनशाइन। तो सोलर एनर्जी की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हम बहुत सारी ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में पावर की शॉर्टेज को दूर कर सकते हैं, ऐसी जगहों पे ख़ास तौर पे जहाँ पे सनशाइन बहुत भारी मात्रा में अवेलेबल है। सोलर एनर्जी इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर्स, सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर्स, बिसाइड्स बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। तो सोलर एनर्जी जो है वो सोलर हीटर्स में भी इस्तेमाल होती है, सोलर कुकर्स में, सोलर ड्रायर्स में। इसके अलावा ये कम्युनिटी लाइटिंग और ट्रैफिक सिग्नल्स में भी इस्तेमाल होती है। इस फिगर में आप देख रहे हैं सोलर पैनल्स जो कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं। विंड एनर्जी। विंड इज़ एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो विंड एनर्जी जो है वो इनएग्जॉस्टिबल सोर्स है एनर्जी का। विंड मिल्स हैव बीन यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम इमेमोरियल। तो विंड मिल जो है उनको ग्रेन्स को ग्राइंड करने में और पानी को लिफ्ट करने में सदियों से इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इन मॉडर्न टाइम विंड मिल्स, the high speed winds
rotate the windmill which is connected to a generator to produce electricity. तो आज की तारीख में जो विंडमिल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसमें हाई स्पीड विंड जो है वो विंडमिल को रोटेट करती हैं, और ये जो रोटेटिंग शाफ्ट जो है वो जनरेटर से कनेक्टेड रहता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. Wind farms have clusters of such windmills are located in coastal regions and mountain passes where strong and steady winds blow. तो विंड फार्म्स में क्लस्टर्स में विंडमिल लगाए जाते हैं, और ये कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं और माउंटेन्स में पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेडी विंड्स रहती हैं. Wind farms are found in Netherlands, Germany, Denmark, UK, Spain, USA and Spain are noted for their wind energy production. तो विंड फार्म जो नेदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन में हैं, इनको ये काफ़ी भारी मात्रा में विंड एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं. इसके बाद आता है न्यूक्लियर पावर. Nuclear power is obtained from energy stored in the nuclei of atoms of naturally occurring radioactive elements like यूरियम एंड थोरियम. तो न्यूक्लियर पावर जो है वो उसमें एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियाई होते हैं उनके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, उससे पावर डिराइव करके मिलता है. और ये जो एनर्जी है ये कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से एक्सट्रैक्ट की जाती है, जिनका नाम है यूरेनियम और थोरियम. These fuels undergo nuclear fission in nuclear reactors and emit power. तो न्यूक्लियर फिशन होता है यूरेनियम का, और इससे न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फिशन होता है और इससे पावर एमिट होता है. द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप. तो न्यूक्लियर पावर के ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर जो हैं वो यूएसए और यूरोप हैं. इन इंडिया, राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम. तो भारत में राजस्थान और झारखंड में यूरेनियम की भारी मात्रा पाई जाती है. थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला. थोरियम जो है वो केरला के मोनोजाइट सैंड में भारी मात्रा में पाया जाता है. The nuclear power stations in India are located in Kalpakkam in Tamil Nadu, Tarapur in Maharashtra, Rana Pratap Sagar near Kota in Rajasthan, Narora in Uttar Pradesh and Kaiga in Karnataka. तो भारत में कुछ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो हैं उनके नाम हैं कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है, तारापुर महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर जो कि कोटा राजस्थान में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में और कैगा कर्नाटका में. तो इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये जो है ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है. इसके अंदर हॉट वाटर जो है इसके अंदर फिशन रिएक्शन हो रही है और फिशन रिएक्शन से हीट जनरेट होती है. अब इससे हॉट वाटर जो है वो दूसरे चेम्बर में जाएगा, जहाँ से स्टीम जो है वो टरबाइन को ड्राइव करेगी, और ये वाटर वापस सर्कुलेट होता रहेगा और यहाँ भी सर्कुलेट होगा. इस स्टीम से जो एनर्जी जनरेट होगी, टरबाइन के रोटेट होने से एनर्जी जो जनरेट होगी, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और इसको हम ट्रांसमिट कर देते हैं डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए. आगे हम देखेंगे जियोथर्मल एनर्जी. हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी. तो धरती से पाए जाने वाली हीट एनर्जी को जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है. द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ राइजेस स्टेडीली एज वी गो डीपर. तो जैसे ही हम अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है. समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स. तो कई जगह पर ऐसा होता है कि ये जो अर्थ क्रस्ट में, अर्थ के डीपर लेयर्स में जो हीट एनर्जी है वो अर्थ की क्रस्ट से लीक होने लगती है. और ऐसी जगहों पर हॉट स्प्रिंग्स भी पाए जाते हैं. दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर. ये जो हीट एनर्जी है पावर जनरेट करने के भी काम में लिए जा सकती है. जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स हैज़ बीन यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बेदिंग फॉर सेवरल ईयर्स. तो जियोथर्मल एनर्जी जो है, जो कि हॉट स्प्रिंग्स में रिलीज़ होती है, इसको कुकिंग, हीटिंग और बेदिंग में यूज़ किया जाता है कई सालों से. USA हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका. तो यूएसए में जो है दुनिया का सबसे बड़ा जियोथर्मल पावर प्लांट्स हैं. इसके बाद आते हैं न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और सेंट्रल अमेरिका.
In India, geothermal plants are located in Manikaran in Himachal Pradesh and Kuga Valley in Ladakh. तो भारत में जो जियोथर्मल प्लांट्स हैं वो मणिकरण में मिलते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और पूगा वैली में मिलते हैं, जो लद्दाख में है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अर्थ के सरफेस से एक जो क्रैक है, यहाँ से जो है जियोथर्मल एनर्जी स्टीम के फॉर्म में रिलीज़ होती है। इसी को हम हार्नेस करने के लिए वेल बनाते हैं, और यहाँ से जो स्टीम आती है उससे टरबाइन को ड्राइव करके जनरेटर को कनेक्ट किया जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब हम देखेंगे टाइडल एनर्जी। द एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। टाइड्स के द्वारा जनरेट की जाने वाली एनर्जी को टाइडल एनर्जी कहा जाता है। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग्स ऑफ सी। तो टाइडल एनर्जी को हार्नेस करने के लिए छोटे डैम्स बनाए जा सकते हैं सी के नैरो ओपनिंग पे। ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ टाइड्स इज यूजुअली यूज टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो हाई टाइड के कारण, हाई टाइड के टाइम पर जो है टाइड्स की एनर्जी को इस्तेमाल किया जा सकता है टरबाइन को रोटेट करने के लिए। रशिया, फ्रांस एंड गल्फ ऑफ कच्छ हैव इन इंडिया हैव यूज टाइडल मिल फार्म्स। तो इंडिया में जो है रशिया में, फ्रांस में और इंडिया में गल्फ ऑफ कच्छ में बड़े बड़े टाइडल मिल फार्म्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे बायोगैस। Organic waste such as dead plant and animal material, animal dung and kitchen waste can be converted into a gaseous fuel called biogas. तो ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे डेड प्लांट्स और एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग और किचन वेस्ट जो है उसको बायोगैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस डाइजेस्टर्स टू एमिट बायोगैस विच इज़ एसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो बायोगैस डाइजेस्टर होते हैं उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है उसको बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं, जिससे कि बायोगैस रिलीज़ होता है, जो कि मिक्सचर होता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का। बायोगैस इज़ एन एक्सेलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग एंड प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। तो बायोगैस जो है वो खाना बनाने के लिए और लाइटिंग के लिए बहुत एक्सेलेंट फ्यूल है, और हर साल जो है ये भारी मात्रा में ऑर्गेनिक मैन्योर भी पैदा करवाता है। एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज़ बोथ डिफ़िकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। तो एनर्जी तो हर जगह है, पर इसको हार्नेस करना डिफ़िकल्ट भी है और कॉस्टली भी है। ईच वन ऑफ अस कैन मेक डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। हम में से हर एक व्यक्ति जो है डिफरेंस बना सकता है एनर्जी का वेस्टेज रोक के। एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी जनरेटेड। तो जितनी एनर्जी हम सेव कर सकते हैं उतनी ही एनर्जी हम वेस्ट जनरेटेड मान सकते हैं। एक्ट नाउ एंड मेक वाइट ब्राइटर फ्यूचर एनर्जी। अब हम देखते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सबसे पहले हमने देखा सोलर एनर्जी। ये इनएग्जॉस्टिबल है और नॉन पॉल्यूटिंग है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज है, ये एक्सपेंसिव है और डिफ्यूज सोर्स होता है तो इट गेट्स वेस्टेड। फिर इसके बाद हमने देखा विंड एनर्जी, जो कि इसके एडवांटेज है नॉन पॉल्यूटिंग, लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वंस सेटअप, सेफ एंड क्लीन। और विंड एनर्जी के डिसएडवांटेज है नॉइस पॉल्यूशन, windmills are costly to set up, disturbs radio and TV reception and it is harmful to birds। फिर हमने देखा न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी के एडवांटेज हैं इट एमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और डिसएडवांटेज है इट जनरेट्स रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड इज़ एक्सपेंसिव। हमने देखा टाइडल एनर्जी, नॉन पॉल्यूटिंग, इनएग्जॉस्टिबल। इसके डिसएडवांटेज है डिस्ट्रॉयज वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, डिफ़िकल्ट टू हार्नेस। फिर हमने देखा जियोथर्मल एनर्जी, क्लीन, इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल। डिसएडवांटेज हैं लोकेटेड फार अवे फ्रॉम सिटीज़ सो कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी। और आखिरी बायोगैस जो है इट इज़ लो कॉस्ट, इजी टू ऑपरेट, मेक्स यूज ऑफ बायो वेस्ट। डिसएडवांटेज है कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट।
Thanks a lot for watching.